हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो अब आपके पेपर कंप्लीट हो गए और मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप आए हैं बच्चों के कि सर जल्दी से क्वेश्चन पेपर का आप सलूशन डाल दो। और कई बच्चों के एग्ज़ाम, जैसे ही एग्ज़ाम का पेपर ख़त्म हुआ तो वैसे ही कई बच्चों के व्हाट्सएप आए कि सर आप जल्दी से एक दो दिन के अंदर सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें सेंड कर दो। तो बेटा मैंने कोई जल्दबाजी यहाँ पे नहीं दिखाई है और मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से कि स्टूडेंट को एक एक चीज़ समझ में आए उसके अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए आंसर्स प्रिपेयर किए। कई बच्चों को आजकल आजकल मैंने देखा, सुनने में आया तो बच्चे बता रहे हैं कि सर हमारा जो ICSI ने क्वेश्चन पेपर सेट किया था वो उसके अंदर 8-10 क्वेश्चंस क्या है गलत पूछे गए। तो बेटा मैं एक चीज़ आपको बिल्कुल ही क्लियर कर दूं, मैं आपको पूरा क्रॉस चेक करवाऊंगा कि ICSI का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है। ICSI ने एक भी क्वेश्चन अपने स्टडी मटेरियल के बाहर से नहीं पूछा और मैं आपको सारी चीज़ें क्रॉस चेक करवाऊंगा। ठीक है जी, तो बिल्कुल ध्यान से आप इस वीडियो को देखेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो सेट ए, आपको पता ही है हमारा जो पेपर है वो 4 पार्ट्स के अंदर आता है। एक सेट ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है। और बेटा इसके अंदर बस कोई भी चेंज नहीं होता, बस क्वेश्चन की जो सीक्वेंस है बस वो चेंज होती है, नंबरिंग चेंज होती है, बाकी सारे क्वेश्चंस एक जैसे होते हैं। तो सब मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा चैप्टर वाइज सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले जो मैं चैप्टर यहाँ पे लेने जा रहा हूँ, सैलरी का चैप्टर मैं लेने जा रहा हूँ और बार बार मैं ये रिपीट करूंगा कि मैं पार्ट ए के क्वेश्चन जो सेट ए है मैं उसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस यहाँ पे लेने जा रहे हैं, सैलरी चैप्टर के हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर अगर 10 को हम पढ़ते हैं तो अश्विन क्या हो गए, रिटायर हो गए अपनी जॉब से 31 अक्टूबर 2016 को और इन्होंने 35 साल इस कंपनी के अंदर काम किया है और इन्हें जो ग्रेच्युटी रिसीव्ड हुई है वो 18 लाख रुपीस की हुई है और इनकी कंपनी ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर है। तो हमें ये बताना है कि मॉनेटरी लिमिट कितनी एग्जम्प्ट होगी, कितना पैसा इनका एग्जम्प्ट होगा। तो बेटा सबसे पहले हमें प्रोविजन क्लियर होना चाहिए। मतलब मेरे ये कहने का मतलब है कि जब आप MCQ टैक्स का जो MCQ पेपर है, जब आप MCQ पेपर देने जाते हैं तो आपको आंसर कैसे निकालना है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है और ये समझना है कि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि बहुत बार ये होता है स्टूडेंट्स वही मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कितनी मॉनेटरी लिमिट एलिजिबल होगी फॉर अजम्पशन, तो कितना पैसा इनका एग्जम्प्ट किया जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये ग्रेच्युटी का मेरी किताब के अंदर चार्ट मैंने बना रखा है। या तो ग्रेच्युटी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को रिसीव्ड होती है या तो ग्रेच्युटी एनी अदर एम्प्लॉयज को रिसीव्ड होती है। जो ग्रेच्युटी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को रिसीव्ड होती है बेटा वो फुल्ली एग्जम्प्ट होती है और जो एनी अदर एम्प्लॉयज को रिसीव्ड होती है उसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि वो कंपनी ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर है या वो कंपनी ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन के अंदर तो ये बताया गया है कि ये कंपनी ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर है। तो हमारे पास 3 लिमिट है। पहली लिमिट एक्चुअल रिसीव्ड, कितना पैसा हमें मिला। दूसरी लिमिट मैं यहाँ पे नहीं समझा रहा क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वो लिमिट यूज नहीं हो रही है। और तीसरी लिमिट यहाँ पे 10 लाख रुपीस। तो इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो पैसा आपका क्या कर दिया जाएगा, एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। बाकी जिस बच्चे ने ये प्रोविजन पढ़ा है उसको ये तीनों लिमिट्स निकालनी आती है। तो एक्चुअल में जो पैसा रिसीव्ड हुआ है वो 18 लाख रुपीस रिसीव्ड हुआ है। सेकंड जो हमारी यहाँ पे कंडीशन है वो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी लास्ट ड्रॉन सैलरी नहीं बता रखी। अगर बेटा क्वेश्चन के अंदर लास्ट ड्रॉन सैलरी बता रखी होती तो हम लास्ट ड्रॉन सैलरी लेते, उसे मल्टीप्लाई करते 15/26 से और उसके बाद मल्टीप्लाई करते कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस से। और अगर 6 महीने से ज्यादा होता तो वो 6 महीने भी प्लस कर देते। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, अगर 26 साल 6 महीने हो रहे हैं तो हम कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस 26 साल ही लेते हैं। बट अगर कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस 26 साल 6 महीने 1 दिन भी होगा तो बेटा हम 27 ईयर्स लेते हैं कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। इतनी बात समझ में आ गई। बट ये सेकंड जो कंडीशन है यहां पे एप्लीकेबल नहीं हो रही। थर्ड जो हमारे पास लिमिट है 10 लाख, तो विच एवर इज लोअर 18 लाख और 10 लाख।
10 लाख। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो आंसर होगा जी ए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो ए आंसर है, 10 लाख रुपीस। तो मैंने जो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया है बेटा, मैंने आपको पूरा प्रोविजन एक्सप्लेन किया है। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डालूंगा सारे क्वेश्चंस के अंदर मैं हर प्रोविजन क्लियर करूंगा टैक्स का, और जो मैंने अपनी बुक्स के अंदर चार्ट बनाए हुए वो भी मैं साथ के साथ आपको दिखाऊंगा। और ICSI के साथ जहाँ पे कई लोगों ने बताया है कि ये क्वेश्चंस गलत पुटअप किए गए हैं, तो वो मैं क्रॉस चेक करके वेरीफाई करके आपको ICSI के मटेरियल से दिखाऊंगा कि वो सारे के सारे क्वेश्चंस सही पूछे गए। थोड़ा सा मेरी वीडियो के अंदर आपको टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे, मेरा मोटिव केवल ये नहीं है कि बस आपका बस जो क्वेश्चन आया है MCQ बस वो सॉल्व करना है। और क्योंकि ऐसा भी होता है बेटा, आज आपने ये पेपर सॉल्व किया, कल आप जब पास हो जाओगे तो फाइनल में भी आपको टैक्स का पेपर पढ़ना है। तो किस तरीके से प्रोविजंस को समझा जाता है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना होता है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मिस्टर ए हैं जो ABS ट्रांसपोर्ट कंपनी के अंदर एज अ कैबिन ड्राइवर काम करते हैं, और 15,000 रुपए एवरी मंथ इन्हें कंपनी पे करती है ट्रांसपोर्ट के लिए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कंपनी इनको देती है। अगर देखा जाए तो यहां पे बोला गया है मीटिंग हिज पर्सनल एक्सपेंडिचर इन द कोर्स ऑफ रनिंग द गुड्स व्हीकल, मिस्टर ए डज नॉट रिसीव एनी अदर अमाउंट बाय वे ऑफ डेली अलाउंस। तो मिस्टर ए को और कोई डेली अलाउंस नहीं मिलता। तो इसका मतलब क्या है कि मिस्टर ए को बस क्या है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, और उनको जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो 15,000 रुपए पर मंथ मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना क्या है, आपको यहाँ पे बताना है द अमाउंट ऑफ अलाउंस एलिजिबल फॉर अजम्पशन, कितना पैसा जो है मिस्टर ए का वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो आओ बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन देखते हैं। यहाँ पे जो टॉपिक लिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 में, सैलरी चैप्टर से अलाउंस का प्रोविजन है, और ये प्रोविजन क्या कहता है कि जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस एम्प्लॉइज को दिया जाता है वो कितना पैसा एग्जम्प्ट होगा, 70% ऑफ सच अलाउंस और 10,000 रुपीज पर मंथ विच एवर इज लोअर। तो अगर क्वेश्चन नंबर 11 का हम सोल्यूशन निकाले प्रैक्टिकली, तो अमाउंट कितना एग्जम्प्ट किया जाएगा, 70% ऑफ 15,000 पर मंथ, क्योंकि उसे 15,000 रुपए मिलते थे। तो 15,000 रुपए का 70% निकल के आएगा 10,500 रुपए, और 10,000 पर मंथ ये हमारा दूसरा प्रोविजन है। तो विच एवर इज लोअर, तो इन दोनों में से सबसे कम कौन सा है, 10,000 है। तो 10,000 रुपए पर मंथ मल्टीप्लाई में क्या कर दिया जाएगा 12, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 1,20,000 रुपीज, जो कि इसका पैसा ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आया हमारे पास, 1,20,000 रुपीज। तो इसका आंसर है हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। तो अर्जुन एम्प्लॉयड है एक प्राइवेट कंपनी के अंदर मुंबई में, और उन्हें रेंट फ्री एकोमोडेशन मिला है, रेंट फ्री एकोमोडेशन बाय एम्प्लॉयर हु ओन्ड सच एकोमोडेशन। The salary income of the Mr. Arjun for the purpose of computing perquisite value is rupees 8 lakh. The perquisite value of rent-free accommodation in the hands of Mr. Arjun. तो हमें ये बताना है कि ये जो रेंट फ्री एकोमोडेशन मिस्टर अर्जुन को मिला है कितनी वैल्यू परक्विजिट की टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन का क्या होना चाहिए था, प्रोविजन क्लियर होना चाहिए था। तो अगर प्रोविजन देखते हैं तो प्रोविजन बेटा ये मेरी बुक के अंदर मैंने चार्ट बनाया हुआ है रेंट फ्री एकोमोडेशन के रिगार्डिंग। रेंट फ्री एकोमोडेशन या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है, या तो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज को मिलता है, या एनी अदर एम्प्लॉयज को मिलता है। जो रेंट फ्री एकोमोडेशन है जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलेगा तो या तो वो घर जो एकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड करवाया है या तो वो घर फर्निश्ड होगा या तो वो घर अनफर्निश्ड होगा। अगर वो रेंट फ्री एकोमोडेशन प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज को मिलता है तो अगेन दोबारा से या तो वो घर फर्निश्ड होगा या तो वो घर अनफर्निश्ड होगा। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन नंबर 16 को,
तो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, केएल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताई गई है, इसका मतलब कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है और ये एनी अदर एम्प्लॉई है। अब हमें ये चेक करना था कि ये घर अनफर्निश्ड है या फर्निश्ड है। तो कहीं पे भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि हमने एम्प्लॉय को कुछ चीजें फर्निश करके दी है, कहीं पे भी नहीं बता रखा कि हमने एम्प्लॉय को एसी दिया है या कोई भी फर्नीचर हमने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करवाया। इसका मतलब कि ये घर जो है वो अनफर्निश्ड है। अनफर्निश्ड के बाद आपको ये चेक करना चाहिए था कि ये घर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है या ये घर टेकन ऑन लीज है या एम्प्लॉयर ने लीज पे लिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये घर क्या है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर ये घर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो हमें इस जगह की पॉपुलेशन चेक करनी चाहिए थी। और मुंबई की अगर मैं बात करूं तो मुंबई के अंदर जो पॉपुलेशन होगी वो 25 लाख से ज्यादा की होगी, तो यहाँ पे 15% ऑफ सैलरी लिया जाएगा। आए जी क्वेश्चन में देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में एक बार मैं सॉल्यूशन दिखाता हूं, जो मैंने सॉल्यूशन इसका निकाला हुआ है। तो टॉपिक हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 में लिया गया है वो रेंट फ्री एकोमोडेशन का लिया गया है। और अगर मैं सॉल्यूशन निकालूं तो 8 लाख रुपए का हम कितना निकालेंगे जी, 15% निकालेंगे। 8 लाख रुपीस का कितना निकालेंगे, 15% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1,20,000 रुपीस। तो आंसर आएगा इसका डी। क्वेश्चन पेपर में चेक करते तो 15% ऑफ सैलरी 1,20,000, तो ये आंसर आएगा जी डी। ठीक है, समझ में आया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। और अगर मैं क्वेश्चन नंबर 17 को मैं ध्यान से देखूं तो ये क्वेश्चन नंबर 17, मिस्टर गुप्ता इज गिवन अ मोटर कार विथ शेफर बाय द एम्प्लॉयर विच इज यूज्ड फॉर बोथ office and personal purpose. The entire running expense of a car amounting rupees 64,800 was met by the employer in the previous year 2016 and 17. The cubic capacity of the engine motor car exceed 1.6 liters. The perquisite value of motor car taxable in the hands of Mr. Gupta. देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन करने का स्टाइल है। अगर आप एमसीक्यू का पेपर दे रहे हैं और आपके दिमाग के अंदर चार्ट है तो बेटा इजीली आप इन क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है ये कौन से चैप्टर से पूछा गया है। तो ये सैलरी चैप्टर से क्वेश्चन है। उसके बाद आपको इसका टॉपिक पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो टॉपिक यूज किया गया है वो मोटर कार का यूज किया गया है। तो पहले मैं इसका चार्ट दिखाऊंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो बेटा यहाँ पे हमने मोटर कार का बहुत बढ़िया एक चार्ट बना रखा है, देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मोटर कार प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, या तो एम्प्लॉयर मोटर कार प्रोवाइड करेगा या कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय। या तो देखो बेटा कार एम्प्लॉयर की होगी या तो कार एम्प्लॉय की होगी। अगर एम्प्लॉयर की कार है और एक कार भी हो सकती है, मतलब आपको एक कार, एम्प्लॉय को एक कार दी गई यूज करने के लिए, आप कंपनी सेक्रेटरी बन गए, आपके एम्प्लॉयर ने कहा कि ये लो मनोज मैं आपको एक कार देता हूं और आपका जो यूज आए ऑफिस के लिए भी यूज करना और पर्सनल पर्पस के लिए भी इस कार को यूज कर लेना। बेटा एक और कैटेगरी होती है मोर देन वन कार। कई बार होता है जो बड़े एम्प्लॉइज होते हैं उनको एक से ज्यादा कार प्रोवाइड करवाई जाती है, बट इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा कि एक से ज्यादा कार उसे प्रोवाइड करवाई गई है। तो इसलिए हम मान के चलेंगे यहाँ पे एक कार उसे मिली है। आगे क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जो उसे कार प्रोवाइड करवाई गई है एम्प्लॉयर ने वो मिक्स यूज हो रही है, मतलब पार्टली फॉर ऑफिस पर्पस एंड पार्टली फॉर प्राइवेट पर्पस उसका यूज किया जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे मिक्स यूज में देखेंगे तो हमें उसके आगे ये चेक करना होता है कि रनिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा कौन बोन कर रहा है, एम्प्लॉयर रनिंग और मेंटेनेंस का खर्चा बोन कर रहा है या एम्प्लॉय। तो बेटा अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो खर्चा बोन कर रहा है वो एम्प्लॉयर बोन कर रहा है। अगर एम्प्लॉयर ने रनिंग और मेंटेनेंस का खर्चा पे किया है तो उसके बाद हम क्यूबिक कैपेसिटी चेक करेंगे कार की।
या तो वो 1.6 लीटर से कम की होगी या तो वो 1.6 लीटर से ज्यादा की होगी। तो यहां पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है क्वेश्चन नंबर 17 में कि इस कार की जो क्यूबिक कैपेसिटी है वो 1.6 लीटर से ज्यादा की है। तो 2400 रुपए पर मंथ, और प्लस आपको ये चेक करना है कि क्या ड्राइवर प्रोवाइड करवाया गया है या नहीं। तो क्वेश्चन में शेफर लिखा हुआ है, तो शेफर का मतलब होता है ड्राइवर, तो उसे ड्राइवर दिया गया है। तो 2400 रुपए और 900 रुपए को प्लस किया जाएगा, टोटल मिला के अगर हम चेक करें तो 3300 रुपए पर मंथ आएगा। तो बेटा मैंने ये सोल्यूशन ड्राफ्ट किया है क्वेश्चन नंबर 17 का। टॉपिक तो आपको पता लग गया है, मोटर कार का यहाँ पे टॉपिक लिया गया है। तो सोल्यूशन कैसे निकला, 2400 रुपए पर मंथ प्लस 900 रुपए पर मंथ, तो ये 3300 रुपए पर मंथ आ गया। मल्टीप्लाई हम इसे 12 से कर देंगे क्योंकि पर मंथ का मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं। 39,600 रुपीज हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। देख बेटा क्वेश्चन नंबर 17 का जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा 39,600। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। अगेन ये सैलरी के चैप्टर से है क्योंकि मैं अभी जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं सैलरी के चैप्टर के करा रहा हूं। मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। Ashwin Company Limited contributes 15% of salary of the employee Virat towards recognized provident fund. The amount liable to tax as perquisite in the hands of Virat would be dash of contribution. तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 18 आपको समझना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 18 में ये बोला गया है अश्विनी कंपनी लिमिटेड कंट्रीब्यूट्स 15% ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। तो जो विराट हैं उनकी 15% सैलरी का रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर पैसा कंट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है जी। आपको ये बताना है कि कितना पैसा लायबल टू टैक्स होगा, विराट का कितना पैसा लायबल टू टैक्स होगा। तो मैं इसका अगेन आपको चार्ट दिखाना चाहूंगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 का सलूशन देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपनी बुक के अंदर एक चार्ट बनाया हुआ है प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड की, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की और पीपीएफ की, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है वो आरपीएफ से रिलेटेड पूछा गया है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड पूछा गया है। और यहाँ पे मेनली प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की सैलरी का 15% जो उसकी सैलरी है वो पैसा कंट्रीब्यूट किया है। तो बेटा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे चार्ट में भी तो एग्जम्प्ट कितना है, 12% जो सैलरी है उसका एग्जम्प्ट किया गया है। तो अगर एम्प्लॉयर 15% कंट्रीब्यूट कर रहा है और हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 12% एग्जम्प्ट कर रहा है तो इसका मतलब जो टैक्सेबल होगा वो 3% टैक्सेबल किया जाएगा। तो देखें जी ध्यान से। बाकी बेटा जब हम क्लास के अंदर प्रोविडेंट फंड का टॉपिक करते हैं तो इट विल बी टेक हाफ एन आवर, पूरा हम आधा घंटा लगाते हैं और एक एक न्यूमेरिकल इसका हम करके देखते हैं। बेटा जब ये टॉपिक हम क्लास के अंदर करते हैं प्रोविडेंट फंड का तो इट विल बी टेक हाफ एन आवर और 1 आवर, कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा इस टॉपिक के अंदर भी हमें लग जाता है क्योंकि हम एक एक चीज की एनालिसिस करते हैं। चलो जी इसका सलूशन देखते हैं। बेटा इसका जो सलूशन आएगा वो बी आएगा, 3% टैक्सेबल कर दिया जाएगा आपका। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द एम्प्लॉय वाज रीइंबर्स्ड 24,000 as medical expense incurred by him, which includes 7,000 spent in government hospital. The taxable perquisite in this case shall be. तो बेटा अगेन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो अगेन मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, मैं तो सारे क्वेश्चंस अभी सैलरी चैप्टर के करा रहा हूं। इस बार सैलरी चैप्टर से इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। अगर आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली तो कितने सारे क्वेश्चंस उन्होंने सैलरी चैप्टर से पूछ लिए। तो वंस अगेन ये क्वेश्चन भी सैलरी चैप्टर से लिया गया है। पहले इस टॉपिक को समझते हैं कि ये टॉपिक कहां से लिया गया है।
तो बेटा देखो, ये जो प्रोविजन यहाँ पे लिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर, ये मेडिकल फैसिलिटी से लिया गया है। और मेडिकल फैसिलिटी आप इंडिया में भी ले सकते हैं, इंडिया के बाहर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये चेक करना चाहिए था कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल है वो किसका है, एम्प्लॉयर का है, या ये हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी का है, या एनी अदर हॉस्पिटल है विच इज अप्रूव बाय द गवर्नमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। या अगर आप थर्ड पॉइंट के अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, या तो ये हॉस्पिटल किसने अप्रूव कर रखा है, चीफ कमिश्नर ने अप्रूव किया हुआ है, या तो एम्प्लॉयर ने आपका क्या करवा रखा है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है आपकी हेल्थ के लिए। और लास्ट में अगर हम देखें, मेंटेन बाय एनी अदर पर्सन, प्राइवेट क्लिनिक है, मतलब कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप अपना इलाज करा रहे हैं। नेचर ऑफ मेडिकल फैसिलिटी मेड अवेलेबल, तो कौन सी मेडिकल फैसिलिटी, कौन सा आप ट्रीटमेंट यहाँ पे करवा सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे मेंटेन बाय एम्प्लॉयर एनी, डायरेक्टली क्वेश्चन में आते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मेडिकल एक्सपेंस पैसा खर्च किया गया 24,000 रुपये। पहले मैं इसका सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हम देखें तो जो टॉपिक है वो परक्यूसिट्स है, कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे लिया गया है वो मेडिकल फैसिलिटी का लिया गया है। सोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो एम्प्लॉय ने कितना पैसा रीइंबर्स किया है, 24,000 रुपये उसने रीइंबर्स कर दिए। मेडिकल एक्सपेंस जो उसने खुद पे किया वो 7,000 रुपये उसने पे कर दिए, तो ये पैसा माइनस कर दिया जाएगा। इसका मतलब कि जो उसे मेडिकल फैसिलिटी का जो बेनिफिट मिला है वो 17,000 रुपीज़ का मिला है। अब अगर मैं चार्ट में आऊँ, प्लीज़ बेटा ध्यान से देखना, अगर मैं चार्ट में आऊँ, चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये हॉस्पिटल जो यहाँ पे इसने ट्रीटमेंट करवाया है वो हॉस्पिटल एम्प्लॉयर का नहीं है, वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट का नहीं है, वो एनी अदर कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, मेंटेन बाय एनी अदर पर्सन। तो अगर एनी अदर पर्सन के अंदर आप देखेंगे तो इट इज चार्जेबल टू टैक्स बट इट इज एग्जम्प्ट अप टू 15,000 रुपीज। तो मेडिकल फैसिलिटी कितने तक एग्जम्प्ट होती है, 15,000 रुपीज तक। आगे देखते हैं जी सोल्यूशन में। तो बेटा यहाँ पे एग्जम्प्ट कितना कर दिया जाएगा, 15,000 रुपीज एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा, बैलेंस आपका 2,000 रुपीज टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या आता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बनता है 2,000 रुपीज। तो इसका आंसर है 2,000 रुपीज। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये भी सैलरी चैप्टर से है। द एम्प्लॉय इज प्रोवाइडेड विथ फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 1,50,000 along with house with effect from 1/7/2016. The value of the furniture is to be included in the value of unfurnished house shall be. तो बेटा वंस अगेन सबसे पहले आपको ये समझना था कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये कौन से चैप्टर से है और इसका टॉपिक क्या है। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। जो ये चैप्टर है वो तो आपको पता ही है, सैलरी चैप्टर है। टॉपिक जो यहाँ पे लिया गया है रेंट फ्री एकोमोडेशन लिया गया है। तो अगर मैं वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन की बात करूं, वैल्यू ऑफ फर्निश एकोमोडेशन की बात करूं, तो या तो फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होगा या तो फर्नीचर एम्प्लॉयर ने हायर किया होगा। तो बेटा अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 को, तो यहाँ पे फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर का खुद का फर्नीचर है, उसने हायर नहीं किया है। तो हमें क्या करना है, इसका 10% हमें लेना था। बट यहाँ पे क्वेश्चन में एक सबसे बढ़िया बात ये थी कि जो आपको ये फर्नीचर प्रोवाइड करवाया गया वो 1/7/2016 को करवाया गया। तो बेटा आपको टाइम पीरियड का थोड़ा सा ध्यान रखना था। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, क्योंकि कई बार बच्चे एमसीक्यू क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं और सीधे 1.5 लाख का 10% निकालते हैं, जो कि 15,000 रुपये आएगा और गलत आ जाता है आंसर। तो बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन को, जब भी आप एमसीक्यू क्वेश्चंस तैयार करें तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। मैं सॉल्यूशंस इस तरीके से क्यों सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि नेक्स्ट टाइम जब आप पेपर देने जाएं या जब बच्चा पास हो जाएगा, जो बच्चे पास हो जाएंगे जब वो फाइनल्स के अंदर एग्जाम देंगे, तो उनको पता होगा कि किस तरीके से हमें ड्राफ्ट करना होता है टैक्स का पेपर। क्योंकि बेटा टैक्स एक ऐसा लॉ है जो आपको आज नहीं पढ़ना, ये पूरी लाइफ में आपको पढ़ना है, ये आपकी पूरी लाइफ के लिए काम आएगा। तो 1.5 लाख मल्टीप्लाई में हमें क्या करना था, 10%। और उसके बाद अगर हम टाइम पीरियड यहाँ पे कैलकुलेट करें तो टाइम पीरियड कितना आएगा, 9 मंथ्स आएगा। तो अगर 9 मंथ्स यहाँ पे आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 11,250 रुपीज। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन देखते हैं। टॉपिक हमारा रेंट फ्री एकोमोडेशन लिया गया है
और जो वैल्यू ऑफ फर्निश एकोमोडेशन है वो कैसे निकाला जाएगा, तो मैंने आपको बताया, क्योंकि कई बच्चों का ये क्वेश्चन सही निकला होगा, कईयों का गलत निकला होगा। तो जिन बच्चों का सही निकला है या जिनका गलत निकला है उनको पता लगेगा कि किस तरीके से हमें एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टॉपिक कौन सा है, रेंट फ्री एकोमोडेशन है, और यहाँ पे जो फर्निश एकोमोडेशन है वो फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, यहाँ पे उसने हायर पे नहीं लिया। और अगर ओन बाय एम्प्लॉयर है तो 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर लेना है। और कई बच्चे क्या करते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन में थोड़ी सी जल्दबाजी करते हैं, उनको प्रोविजन सारा पता होता है, सब कुछ आता होता है, उन्होंने बस ये देखा अच्छा फर्नीचर है, ओन बाय एम्प्लॉयर है, सीधे 10% निकाल दो यार, आंसर आ जाएगा। और जैसे ही आपने 1.5 लाख का 10% निकाला, 15,000 रुपीज आंसर आएगा, और आपने ऑप्शन में चेक किया 15,000, आप टिक कर दोगे। बट बेटा यहाँ पे एग्जामिनर ने एक अच्छी चीज की है, एग्जामिनर ने डेट आपको दी है कि ये जो आपको फर्नीचर प्रोवाइड करवाया गया है ये 1 जुलाई 2016 से कराया गया है, और हमारा जो ईयर एंड होगा वो 31 मार्च 2017 को कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे टाइम पीरियड की रेलेवेंस है। तो 1.5 लाख रुपए मल्टीप्लाई में 10%, मल्टीप्लाई में 9 मंथ्स, तो आंसर आएगा यहाँ पे 11,250 रुपीज। चेक करते हैं सोल्यूशन में। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 की अगर मैं बात करूं तो इसका जो आंसर है वो ए है 11,250 रुपीज। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। वंस अगेन ये भी सैलरी चैप्टर से। देखो आप कितने सैलरी चैप्टर से क्वेश्चंस आ गए। पहले ऐसा होता था कि सैलरी चैप्टर से 2-3 क्वेश्चंस आते थे, इस अटेम्प्ट के अंदर सैलरी चैप्टर से देखो कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, और बिल्कुल आसान है। कई बच्चों का ये कहना है कि सर एग्जाम के अंदर प्रैक्टिकल आया है। बेटा मुझे ये बताओ, प्रैक्टिकल तो आया है बट क्या वो इतना टफ है? क्या आपको बहुत डेप्थ के अंदर चीजें पूछी गई है? नहीं। या आपको बहुत बड़े तरीके से प्रोविजन की तरह, जैसे सीए वाले बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या वो सब्जेक्टिव मैटर में आपको सॉल्व करना है? नहीं, आपको बस टू द पॉइंट चीजें निकालनी है। अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सिंपल तरीके से उनका सोल्यूशन निकाला जा सकता है, अगर हमें कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है और हमारे पास चार्ट्स बने हुए। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 21, इंटरेस्ट क्रेडिट टू स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड शैल बी। जो इंटरेस्ट क्रेडिट किया, दोबारा से अगर आप देखोगे तो एक और क्वेश्चन अभी यहां पे हमने विराट वाला पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 18, ये भी प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड था, और क्वेश्चन नंबर 21 भी बेटा किससे रिलेटेड है? प्रोविडेंट फंड से। तो एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ गए। वंस दोबारा से आपको प्रोविडेंट फंड का टॉपिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि सर ये प्रोविडेंट फंड का जो टॉपिक है इसका मतलब क्या है, प्रोविडेंट फंड क्या होता है। तो बेटा हम लोग तो बहुत डिटेल में इसकी एनालिसिस करते हैं, क्योंकि डिटेल में जब हम एनालिसिस करते हैं और हमारे एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो ये लॉलीपॉप लड्डू क्वेश्चन होता है, फ्री के नंबर है, इंस्टीट्यूट कह रहा है ले लो। तो अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं, मैं दोबारा से आपको चार्ट दिखा देता हूं। देखो बेटा ये हमारा प्रोविडेंट फंड का चार्ट है। अगर सबसे पहले क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन के अंदर आपने क्या पढ़ा कि सर इंटरेस्ट दिया है, किस चीज से रिलेटेड इंटरेस्ट है? सर प्रोविडेंट फंड से। कौन सा बेटा प्रोविडेंट फंड? स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है? स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड। तो बेटा जो स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, सरकारी लोगों का पैसा यहां पे रहता है, तो आपको पता है यहां पे जो कॉन्सेप्ट लगता है वो ई और ई का मतलब क्या? सर जब पैसा कंट्रीब्यूट किया जाएगा तो एग्जेम्प्ट होगा। सर इस पैसे के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी सर फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। और सर जब रिटायरमेंट के टाइम पे लमसम ये पैसा हम लोग विड्रॉ करते हैं तो भी ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि सरकारी लोग हैं, गवर्नमेंट लोग हैं, तो उन्होंने अपने लिए प्रोविजन इस तरीके से ड्राफ्ट करना ही था। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के आपको ये पता लगाना था कि ये जो क्वेश्चन है ये पूछा किस चीज के रिगार्डिंग है? प्रोविडेंट फंड के रिगार्डिंग है। उसमें क्या पूछा गया है? इंटरेस्ट पूछा गया है। तो जो इंटरेस्ट पूछा गया है वो किस पे पूछा गया है? स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में या रिकॉग्नाइज? तो इसलिए बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपने। तो स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में पूछा गया है, तो इंटरेस्ट क्या होगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट। आंसर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ए आएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट। बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।